जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी का जो है संभावित प्रश्न पत्र। संभावित प्रश्न पत्र में टोटल, जैसे कि आप जानते हैं, टोटल 30 प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से आधारित हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन के आधार पर यह संभावित प्रश्न पत्र तैयार किया गया। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट करना। जैसे यहाँ पहला है तो पहले का ABCD जो है नीचे एक यहाँ पे लिखें और उसको जो है कमेंट करें। अगर इसको डिस्क्राइब भी करना चाहते हैं तो आप व्याख्या के सहित भी इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, कह रहा है विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? जब यहाँ पर बता दिया गया है आपको सिर से पैर की ओर, तो ये सिर से पैर की ओर किस सिद्धांत के अनुसार होए? क्या समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत के अनुसार, शीर्षगामी, या फिर एकीकरण, या फिर आपका निरंतरता का सिद्धांत? तो उसमें फटाफट सारे लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन 1 का ABCD जो भी हो वो कमेंट करें और नीचे जल्दी-जल्दी कमेंट करते रहें, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बताया है कि सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर बेटा यानी कि आपका हो जाएगा शीर्षगामी। शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, जब आपका बच्चा शैशवावस्था में होता है तो सबसे पहले सिर को सँभालना सीखता है, उसके बाद हाथ-पैरों को सँभालना सीखता है, फिर शरीर से बैठना सीखता है, अंतिम में पैर से चलना सीखता है, तो ये शीर्षगामी हो जाएगा। अगर इसके अनुसार पूछता तो इसके अनुसार जो है केंद्र से बाहर की ओर होता, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो समाजीकरण यानी कि बच्चे का सोशलाइज़ेशन का प्राइमरी जो है कौन-सा हो जाएगा? कहाँ से बच्चे का समाजीकरण स्टार्ट होता है? विद्यालय से, सरकार से, मीडिया पे, परिवार से? काफ़ी आसान सवाल है। हमें उम्मीद है सभी लोग इसका सही जवाब दे पाएँगे, ठीक है? तो देखिए प्राइमरी जहाँ पर बच्चा का जो है समाजीकरण शुरुआत होती है, यानी माता-पिता, भाई-बहन सारे लोग जहाँ पे हो तो क्या होता है, परिवार होता है। अगर यहाँ सेकेंडरी पूछता तो आप विद्यालय के साथ और मीडिया के साथ जाते, ठीक है? और निष्क्रिय समाजीकरण कहाँ से होता है? तो ध्यान रखेंगे पुस्तकालय से, ठीक है? पुस्तकालय से बच्चे का निष्क्रिय समाजीकरण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा सिर्फ़ जाता है और अपना पढ़ाई करके सीधा वापस आ जाता है, किसी से कोई बातचीत नहीं होती, कुछ नहीं होता, इसलिए निष्क्रिय समाजीकरण है, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करने लगता है? यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे की किस अवस्था में आता है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएँ दी हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष चलती है। दूसरी है संक्रिय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष चलती है। तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष चलती है। और अंतिम है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लगभग 15 वर्ष प्लस तक चलती है। तो वस्त स्थायित्व का गुण बेटा कहाँ पर आता है? तो संवेदीगामक अवस्था में आ जाता है। वस्त स्थायित्व का गुण हो गया और यहाँ बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, ठीक है? प्रकाश के प्रति सचेत किस अवस्था में होता है? तो इसी अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो लेवाइगोस्की ने सिद्धांत कौन सा दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो जहाँ पर वो चीजें मिल जाए, हमने कई बार बताया, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आनुवंशिकता नहीं, नैतिक मूल्य नहीं, शारीरिक विकास नहीं। जहाँ पर आपको सामाजिक अंतःक्रिया मिल जाए तो इन्होंने सीधा क्या कहा लेवाइगोस्की ने, बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? तो समाज के द्वारा अंतःक्रिया से होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लेवी-वेगोत्स्की के अनुसार। और जीन पियाजे के अनुसार कैसे होता है? तो खोजबीन के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस स्तर को प्रदर्शित करता है? तो नियमों को जो सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस में प्रदर्शित करेगा? उत्तर परापरंगत, पूर्व परापरंगत, अमूर्त, या फिर परंपरागत स्तर में? तो सजा टालना किस में हो जाएगा? जल्दी-जल्दी सारे लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि कई बार इसको हम बता चुके हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे, इसका आंसर अब हम नहीं बताएँगे इसमें, आप लोग कमेंट करें, ठीक है? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे लोग इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सजा टालना कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा परापरंगत स्तर में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या शिक्षक के पास पूर्ण सत्ता होनी चाहिए? तो नहीं, एक जो आपकी कक्षा होगी प्रगतिशील, इसमें शिक्षक के पास जो है पूर्ण सत्ता नहीं होती है, ठीक है? बच्चे निष्क्रिय श्रोता होते हैं? बिल्कुल नहीं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे खुद
करके सीखते हैं। अगला है ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद करते हैं सक्रिय रूप से, यानी कि खुद करके सीखते हैं सक्रिय होकर के, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट कह रहा है केवल पाठ्यक्रम का ही ज्ञान का स्रोत है, तो केवल पाठ्यक्रम ज्ञान का स्रोत नहीं है, बच्चे बाहरी दुनिया से भी बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और इरादों को पहचानने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए हावर्ड गार्डनर ने टोटल एनसीईआरटी में कितने प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया, तो 8 प्रकार की। ये एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में इन्होंने कितनी बुद्धियां बताई, तो 8 प्रकार की। तो इसमें कहा है कि दूसरे के स्वभाव और इरादों को पहचानने की योग्यता। तो क्या भाषाई बुद्धि होगी, अंतःव्यक्तिक होगी, अंतर्वैयक्तिक होगी, या फिर आपका स्थानिक बुद्धि होगी? तो बात दूसरों की आई, तो दूसरों में बेटा क्या हो जाएगा, हमने कई बार आपको बताया है, तो यहाँ पर इंटर पर्सन हो जाएगी, ठीक है। आपका इंटर पर्सन यानी कि अंतर्वैयक्तिक। अगर कह देते हैं यहाँ की खुद के स्वभाव इरादों को पहचानने की योग्यता होती है, तब जाके आपका अंतः या फिर अंतरा व्यक्तिक में जाता है, जिसमें इंटरा पर्सनल होता है, ठीक। इंटरा पर्सनल देखिए इंग्लिश आप याद रखिए, ये वाला हो सकता है कि आप भूल जाएंगे हिंदी नाम, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इंटरा है ये, ठीक है। ये इंटरा लिखा हुआ है, ये जहाँ पे ए लगा हुआ है ये, तो इंटरा मतलब खुद का, इंटरा मतलब खुद का, और इंटर मतलब दूसरों का, ठीक है। इंटर मतलब दूसरों का, यहाँ पे देखिए ए नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे ए नहीं, इंटर पर्सन दूसरों के लिए, इंटरा पर्सन खुद के मनोभाव को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और विचार के संबंध में वाइगोत्स्की का मानना था। तो क्या मानना था इनका वाइगोत्स्की महोदय का? तो कह रहे विचार भाषा से पहले आती है, जो विचार होती है भाषा से पहले आती है। तो ये किसका है, ये जीन पियाजे का कथन है, किसका है, पियाजे का, ठीक है। पियाजे जी का ये कथन है, ठीक है। तो पियाजे का है, ये इनका नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। भाषा और विचार जो स्वतंत्र रूप से एक विकसित होते हैं और बाद में ये मिल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। विचार ही भाषा निर्धारित करती, तो नहीं। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जेंडर एक डैश अवधारणा है जबकि लिंग एक डैश अवधारणा है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहले स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? क्या सामाजिक जैविक आएगा, जैविक सामाजिक आएगा, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आएगा, या शारीरिक सामाजिक आएगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पर बेटा, जो आपका जेंडर होता है, जेंडर ये कैसी ये कैसी अवधारणा है? तो यह एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर कैसी अवधारणा है? सामाजिक अवधारणा। जबकि जो आपका लिंग है यानी कि सेक्स है, ये एक आपका जैविक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप भरेंगे सामाजिक और यहाँ पे भरेंगे जैविक, यानी कि जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है जबकि लिंग एक जैविक संरचना है या अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक आप क्या करेंगे? मान लो एक शिक्षक हैं आप, तो उस समय आप क्या करेंगे? व्यक्ति विभिन्नता की क्लास चल रही है, तो क्या करेंगे? सभी छात्रों को एक समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो सभी के लिए पाठ्यक्रम नहीं लागू कर सकते हैं फिलहाल। ऑप्शन बी कह रहा है छात्रों को विविध पृष्ठभूमियों को अनदेखा करना चाहिए। तो विविध पृष्ठभूमियों को आप अनदेखा नहीं करेंगे। इसको जो है एक अच्छे की तरह मतलब एक गुड वे में लेंगे विविधता को, ठीक है। एक बैड वे में नहीं लेंगे, तो अनदेखा कभी भी नहीं करेंगे। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों यानी कि शिक्षण के विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल आप शिक्षण के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका सृजनशील बालक होंगे, प्रतिभाशाली बालक होंगे, पिछड़े हुए बालक होंगे, ठीक है, जिसमें दिव्यांग बालक भी शामिल होंगे। तो अलग-अलग बच्चे के लिए अलग-अलग यानी कि विविध तरीकों का जो है शिक्षण विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, टीएलएम का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि कमजोर छात्रों को अलग बैठाना, तो कभी भी किसी बच्चे को आप अलग नहीं कर सकते, ना ही अनदेखा कर सकते हैं, ठीक है। ना ही बाहर बैठाने के लिए, ना ही स्कूल आने के लिए मना कर सकते हैं, यानी पढ़ाने को मना कर ही नहीं सकते आप किसी भी तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब था, करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को फेल पास कराना? तो नहीं, बच्चे को फेल पास करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों की तुलना करना? तो नहीं। रटने की क्षमता की जांच करना? तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना? तो देखिए जो सीसीई होता है जिसमें से सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, इसमें बच्चे की
जो सीखने की प्रक्रिया है, समझ है, यानी कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे उसको जो है परेशानियाँ हो रही हैं, उस चीज़ को समझना होता है, उस चीज़ को समझ करके गलतियों को सुधारना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? कई बार हमने बताया है, सारे लोग बताएँगे। ऑप्शन ए कह रहा है विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल, तो विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल नहीं, समान और विशेष की एक साथ पढ़ाना। यानी कि सभी प्रकार के बच्चे, जितने भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे दिव्यांग हो, चाहे सृजनशील हो, चाहे पिछड़े बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, जितने भी बच्चे हों, ठीक है? किसी भी पृष्ठभूमि से आए हों, सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और सी कह रहा है कि प्रतिभाशाली पर ध्यान देना नहीं, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग करना, तो कभी भी अलग करेंगे नहीं आप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो है ये किससे संबंधित है? एक इसकी इस सभी चीजों की स्पेशल वीडियो डली हुई, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन की बात आई डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, तो क्या गलती से? तो नहीं, गलती से नहीं है, पठन विकार से संबंधित है। डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने से, पठन विकार से संबंधित है। इसमें बच्चे जो है शब्दों को उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और बच्चे जो है सब मतलब अक्षर जो होंगे उसको पहचानने में अंतर करेंगे। जैसे आपका डी को ये बी पढ़ेंगे, बी को जो है बी को जो है ये डी समझने लगते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा समझ ना पाए, ये भूल जाए बार बार, और या फिर शब्दों को उच्चारण अच्छे से ना कर पाए, तो ये डिस्लेक्सिया के कारण होता है। डिस्लेक्सिया विकार होता है, पठन संबंधी विकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है ये आपका डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। ये डिस्लेक्सिया है ये, और ये जो आपका है लेखन वाला, ये डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, इसकी क्या विशेषता होगी, ठीक है। तो कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक, तो देखिए केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड से ये सीधा कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सीधा आपका कट जाएगा। अगला आपका यंत्रवत याद कराना, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि याद कराना, रटाना एक नेगेटिव टैग वर्ड से ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चे के अनुभव को प्रमुखता देना, तो बिल्कुल जो छात्र केंद्रित शिक्षा होती है इसमें बच्चे के जो अनुभव होंगे वो किसी भी लैंग्वेज में, टूटी फूटी भाषा हो, उनकी क्षेत्रीय भाषा हो, घर की भाषा हो, जिस भाषा में, मातृभाषा में, जिस भाषा में वो अपने अनुभव देंगे, अनुभव बताएंगे, उनको आप प्रमुखता देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाले। ये अभी का जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान पैटर्न है और कई सारे क्वेश्चन इसके अनुसार पूछे जाने लगे हैं अब, ठीक है। कथन निष्कर्ष में एग्जामिनर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है बच्चों को अब। तो अभिकथन पहले आता है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों की भ्रांतियों को अनदेखा करना चाहिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों? ये तर्क भी देते हैं। तो तर्क आर कह रहा है, यानी कि रीजन आर कह रहा है कि भ्रांतियां सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर अब आपको आंसर छांटना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो क्या ऐसा सही है? या फिर ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट सारे लोग कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को, 15 नंबर का। ए बी सी डी जो भी लग रहा हो आपको विकल्प यहाँ से, ये वाले जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, दोनों गलत हैं, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आप बच्चे की गलतियां हैं इनको कभी भी आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बच्चे की गलतियां इस चीज को शो करती हैं, ये बताती हैं कि बच्चे का दिमाग, यानी बच्चा क्या सोच रहा था, बच्चा क्या करना चाह रहा था, उस चीज को बताती हैं। इसको कभी भी आप अनदेखा नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका अभिकथन भी गलत है। और तर्क कह रहा है कि भ्रांतियां सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो बाधा कभी भी उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। बाधा उत्पन्न नहीं करती, ये दिखाती हैं कि बच्चा क्या करना चाह रहा था, उसके जो है मन, जो मन में क्या चल रहा था, उसका दिमाग किस साइड जा रहा था, कहाँ पे ये गलती हुई तो क्यों हुई, तो इस चीज को शो करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों गलत हैं, कथन और जो है तर्क दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को कैसे
बनाए रखा जा सकता है? अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को कैसे बनाया जा जो है अभिप्रेरणा को कैसे बनाए रखा जा सकता है? तो क्या बच्चे को दंड देकर? तो दंड देना एक नेगेटिव टैग वर्ड से कटेगा। और अगला कह रहा है प्रवीणता अभिमुखी लक्षण पर जोर देता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब जाएगा, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्षण पर जोर देता है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है बहुत आसान कार्य देकर नहीं, रटने पर जोर देकर नहीं, तो आपका ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के किस स्तर पर बल देती है? तो किस पर बल देती है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो देखिए मानकीकृत की बात आएगी तो निगेटिव टैग वर्ड से। आपका योगात्मक आकलन, ये भी टैग वर्ड से निगेटिव है। ठीक है, आपका संप्रत्यय की समझ यानी कि संप्रत्यय की समझ, बच्चा बच्चे को समझ बच्चे की समझ पर अधिक बल देना है। बच्चा किस प्रकार से समझ रहा है, बच्चा समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, उसका अनुभव क्या है। ठीक है, बच्चा खुद क्रिएटिविटी के द्वारा खुद सक्रिय रूप से सीखे। इस बात पर एनसीएफ, चाहे एनसीएफ 2005 हो चाहे एनईपी 2020 हो, दोनों इसी पर बल देते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए पढ़ाना, तैयार कराना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास का सही क्रम क्या है? तो बच्चों के विकास का सही क्रम क्या है? तो क्या आपका मूर्त से अमूर्त जाएगा, सामान्य से विशिष्ट जाएगा, सिर से पार जाएगा, फिर जटिल से सरल जाएगा? तो जो बच्चे के विकास का सही क्रम है, ये किधर से किधर जाएगा? तो सारे लोग इसका आंसर जल्दी से बताएंगे किधर जाएगा ये। तो इसमें आप जो है क्या लगा सकते हैं, सिर से पैर की ओर लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ईश्वर न्याय की विश्वास तो नहीं, शिक्षकों और माता पिता का प्रेरणा नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो देखिए सक्रिय खोजबीन यानी कि बच्चा खुद सक्रिय होकर खोजबीन करता है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग का उदाहरण क्या है? तो इसकी फोल्डिंग क्या होती है हमने आपको बता रखा है। क्या बार बार अभ्यास करना? तो नहीं, समस्या समाधान के लिए संकेत और इशारे देना, यानी कि अस्थायी सहारा जो होता है उसी को जो है इसके फोल्डिंग कहा जाता है। आप इस इंग्लिश वर्जन को याद रखेंगे हमेशा, हिंदी वर्जन कई तरह से नाम पूछता है, तो बहुत सारे इसके नाम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक नाम रखेंगे इसके फोल्डिंग। यह एक अस्थायी सहारा होता है, यानी कि संकेत या इशारे देकर जो बच्चों को आप इशारा देते हैं किसी समस्या समाधान के लिए, वही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सी गलत हो जाएगा आपका, पुरस्कार देना, या डी भी गलत है अनुक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है एक बच्ची यह मानती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, यह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रतीकात्मक विचार है? तो नहीं, प्रतीकात्मक विचार नहीं है। अहम केंद्रित चिंतन है? तो नहीं, यह कार्य कारण संबंध हो जाएगा। ठीक है, केस एंड इफेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्य कारण संबंध है। और अच्छा, अगर पूछता कि किस ये मतलब अगर ये वाइगोत्स्की के अनुसार पूछता, तो वाइगोत्स्की के अनुसार पूछता कि जो है ये कैसा है, तो यह एक व्यक्तिगत वार्ता हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो काफी आसान सवाल है ये सत्तावादी तो नहीं, ये आपका अभिनायकवादी नहीं, सुविधादाता के रूप में। ठीक है, जो सहगम करता या फिर सुगम करता या फिर आपका सुविधादाता के रूप में जो है एक टीचर कार्य करता है। ठीक है, एक टीचर सुगम करता है, सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, यानी इनका काम क्या होता है शिक्षकों का कि बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना जिसमें बच्चे जो है अपने अनुभव को बता सके, अपने प्रश्नों को पूछ सके और सक्रिय रूप से जो है बिना भय के शिक्षा ग्रहण कर सके या अधिगम पूरा कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संवेग एक दूसरे से कैसे होते हैं? संवेग जो होते हैं ये एक दूसरे से कैसे होते हैं? क्या स्वतंत्र होते हैं, सॉरी क्या पूर्णतः अलग होते हैं, फिर स्वतंत्र होते हैं, या फिर सन्निहित होते हैं, या फिर संबंधित होते हैं? तो ये सब गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, यानी कि एक दूसरे से इंटरवॉर्न होते हैं, यानी कि सन्निहित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संज्ञान और जो आपका संवेग है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सन्निहित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं, यह क्या कहलाती है? तो क्या सामाजिक अधिगम कहलाती है, व्यवहारवाद कहलाता है, खोजपूर्ण अधिगम कहलाता है, फिर मानवतावाद कहलाता है? तो देखिए दूसरों की अनुकरण करके सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ठीक है, सोशल लर्निंग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनके जो है इनकी पहचान कैसे करेंगे? धीरे-धीरे गति से सीखने से तो नहीं, दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे तो नहीं। ये हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, यानी कि जो कठिन कार्य हो उसका जो समाधान ढूँढे जल्दी से जल्दी। यानी कि जो चीज़ें हों क्या चीज़ मतलब कैसी होनी चाहिए? जो चीज़ें टफ़ हों, ठीक है? जो चीज़ें टफ़ हों उनको ये कर सकें, तो वो प्रतिभाशाली हो जाएँगे, ठीक है? प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान आप इनसे कर सकते हैं, उच्च स्तरीय समस्या समाधान से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक स्थूलकामक यानी ग्रॉस मोटर स्किल है? तो क्या हो जाएगा आपका सुई में धागा डालना, लिखना, दौड़ना या फिर आपका मटर की फलियाँ छीलना? तो ग्रॉस स्किल कहाँ है? ग्रॉस स्किल क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका दौड़ना, ठीक है? ग्रॉस स्किल में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन है करावाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी क्या है? तो जेडपीडी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चे स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य और सहायता के लिए कार्य के बीच का अंतर होता है जेडपीडी, या फिर वह कार्य जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, या फिर वर्तमान स्तर या फिर बच्चे का शारीरिक विकास। तो देखिए शारीरिक विकास नहीं होता, नहीं बच्चे का वर्तमान स्तर होता है, नहीं आपका बच्चा कभी नहीं कर सकता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, ठीक है? यानी कि बच्चा हमने बताया कई बार कि मान लो बच्चा यहाँ से यहाँ तक कुछ चीज़ सीख पा रहा है खुद से और किसी हेल्प के द्वारा, ठीक है? अदर नॉलेजेबल के द्वारा यहाँ तक सीख पा रहा है, तो जो दोनों के बीच का अंतर होगा, यानी कि खुद के द्वारा और किसी की सहायता के द्वारा जो सीख पा रहा है बच्चा, उसके बीच का अंतर यही होता है आपका जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है? अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है लड़के रोते नहीं यह कथन क्या दर्शाता है? लड़के रोते नहीं यह कथन क्या दर्शाता है? क्या आपका जेंडर समानता दर्शाता है? तो कहाँ से समानता दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता तो बिल्कुल ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, या लड़कियां ही गुड़ियों से खेलती हैं, या फिर लड़के ही आपका कार चलाएंगे, ठीक है? या लड़के ही पुरुष ही बाहर के काम करेंगे, महिलाएं ही घर के काम करेंगी। तो ये चीजें जो होती हैं वो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो क्या रैंक देना नहीं, क्या छात्रों की कमियों को उजागर करना नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना होता है, ठीक है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जो है प्रक्रिया अधिगम को सुधारना, यानी कि बच्चा क्या गलतियाँ कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उन चीज़ों को सुधारना ही आपका प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करने का उद्देश्य होता है। आपकी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, मतलब किससे संबंधित है? क्या अभिसारी चिंतन से यानी कि कंजर्वेशन थिंकिंग से, या फिर अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से, या फिर अनुकरण के द्वारा, या फिर स्मृति के द्वारा? तो देखिए स्मृति के द्वारा नहीं होगा, आपका अनुकरण के द्वारा नहीं होगा, अभिसारी के द्वारा नहीं होगा, ये हो जाएगा अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसके जिस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर निकले, यानी कि जिस बच्चे से पूछो किसी क्वेश्चन को पूरी क्लास में, तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरह के उत्तर बता सके अपने सोच के द्वारा, अपनी थिंकिंग के द्वारा, ठीक है? यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसकी सब हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचेगा। जैसे हमने कई सारे हिसाब से उदाहरण पहले भी दे रखे हैं कि अगर पृथ्वी से पेड़ समाप्त हो जाए तो क्या होगा? आपके घर में 1 हफ्ते तक पानी नहीं आए तो क्या होगा? ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जब बच्चों से आप पूछेंगे, तो प्रत्येक बच्चा अपनी चिंतन के अनुसार और थिंकिंग करके, चिंतन करके अलग-अलग प्रकार के उत्तर देगी पूरी क्लास, ठीक है? प्रत्येक बच्चा अलग-अलग प्रकार के उत्तर देगा। तो ये होती है आपकी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इससे संबंधित वाले प्रश्न। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो आपका ऑप्शन ए है, अभिसारी चिंतन, ये रटी-रटाई यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है? इनको क्लोज़ एंडेड कहा जाता है। इनको क्या कहोगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन्स, ठीक है? ये क्या होते हैं? क्लोज़ एंडेड। इसमें रटी-रटाई चीज़ें होती हैं, यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? भारत की राजधानी क्या है? ठीक है? और संसद भवन कहाँ पर स्थित है? किसी राज्य की राजधानी कौन सी है? तो रटी-रटाई हो जाएँगी। लेकिन इसमें रटी-रटाई चीज़ें नहीं होंगी, इसमें प्रत्येक बच्चा अलग प्रकार के उत्तर देगा, ठीक है? तो ये थे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।